हेलो स्टूडेंट, मैं हूं डॉक्टर उपासना और स्वागत है आप सभी का फार्मेसी नोट्स के अंदर। जैसा कि आपको पता है प्रीवियस क्लास के अंदर है जो कि मैं फार्मास्यूटिक्स डिप्लोमा फर्स्ट ईयर की चैप्टर नंबर 2 की डिस्कशन कर रही थी और वहाँ में अपन ने काफ़ी सारे टॉपिक है जो कि कवर कर लिए थे, यानी कि जो क्या पैकेजिंग क्या होती है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, उसके सिलेक्शन क्राइटेरियाज क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या है, कंपोनेंट ऑफ पैकेजिंग क्या होती है, ये सब की बातें हैं जो कि अपन ने कंप्लीट कर ली थी। आज जो मुझे आपसे डिस्कस करना था वो आपको करना था कि जो बेसिकली जो डिफरेंट टाइप ऑफ पैकेजिंग मटेरियल हैं उनको डिटेल में डिस्कस करने के लिए है, जो कि अपन ने कहा था कि ये चीज़ है जो अपन ने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से, यानी कि लेक्चर नंबर 4 से, जहाँ पे आपका आज का क्वेश्चन है डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लास विद एप्लीकेशन एंड क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट एज अ पैकेजिंग मटेरियल। यानी कि यहाँ पे जैसे मैंने आपको कहा था प्रीवियस क्लास के अंदर कि सारे के सारे जो भी डिफरेंट पैकेजिंग मटेरियल्स हैं, लाइक ग्लास है, प्लास्टिक है, रबर है, मेटल है, ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो कि अपन नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो आज अपन है जो कि सारी डिटेल डिस्कस करेंगे ग्लास के बारे में कि ग्लास क्या है, ग्लास कैसे बनता है, उसके कौन कौन से टाइप्स हैं, एप्लीकेशंस क्या हैं ग्लास के, और लास्ट में इसके कुछ इवोल्यूशंस। मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको बताऊंगी कि पेपर में आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है, बट क्योंकि आपको एग्जिट एग्जाम की भी तैयारी करनी है साथ में, और साथ ही कुछ गवर्नमेंट एग्जामिनेशन भी देने हैं, तो सारा का सारा कंटेंट तो मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाऊंगी। बट लास्ट में जब मैं आपको मॉडल पेपर दूंगी तब मैं आपको वहाँ बता दूंगी कि जो थ्योरी एग्जामिनेशन है वहाँ पे इसमें से आपको कितने नंबर का क्वेश्चन मिल सकता है और कितने नंबर का आपको नहीं मिलेगा। मोस्टली मैंने ये देखा है कि ये वाला जो टॉपिक है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है ग्लास का। ग्लास हमेशा पूछा जाता है, भले वो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे या फिर लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे, यानी कि आपको ये पूरा का पूरा है जो अच्छे से याद कर लेना है, चाहे वो 3 नंबर में पूछे, 5 नंबर में पूछे। पर प्रॉपर देखा जाए तो पैकेजिंग मटेरियल में से नहीं करके आपके 10 नंबर का सवाल है जो कि आपको ओवरऑल देखने को मिल सकता है MCQ वन फिलिंग द ब्लैंक्स, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन मिलाते हुए। यानी कि ये पूरा चैप्टर है जो कि मेरे हिसाब से है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अपन शुरू करते हैं कि भाई सबसे पहले ग्लास क्या है। तो ग्लास की अगर बात की जाए एज अ पैकेजिंग मटेरियल बहुत ही ज़्यादा वाइडली यूज़ किया जाता है, बहुत सारी चीज़ों में यूज़ किया जाता है। आप देख रहे होंगे चाहे वो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हो, चाहे फूड प्रोडक्ट हो, बीवरेजेस हो, चाहे वो कोई पर्टिकुलर कंटेनर हो, इनो हो, सब में है जो कि ग्लास आपको यहाँ पे यूज़ करते हुए देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जो सीवियर या फिर हाई एसिडिक कंटेंट होते हैं, हाई एल्कलाइन कंटेंट होते हैं, उन्हें भी अपन कांच की बोतल में ही स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कि ग्लास है जो कि किस तरीके से बनता है, कितने टाइप का होता है, और पर्टिकुलर कौन कौन से टाइप ऑफ ग्लास है जो कि किसके लिए यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए कि ग्लास बनता कैसे है, तो इट इज़ बेसिकली कंपोज्ड ऑफ सिलिका, सैंड एंड सोडा ऐश, लाइमस्टोन, क्यूलेट, एल्यूमिनियम, बोरॉन, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड जिंक। यानी कि बेसिकली जो ग्लास है जब बनाई जाती है तो इन सब का कुछ कॉम्बिनेशन है जो कि लिया जाता है, उसे प्रॉपर वे में हीट किया जाएगा। हीट करने के बाद है जो कि उसे फ्यूज़ किया जाता है। फ्यूज़ करने के बाद है जो कि प्रॉपरली मोल्ड करने के बाद एक ग्लास का जो कि शेप ले लेता है। ठीक है, तो बेसिकली ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो कि इसमें मिक्स की जाती हैं। क्यूलेट की अगर बात की जाए तो जब भी आप सैंड ऐड करोगे, सैंड के अंदर कुछ स्पेसिफिक मेटल ऐड करोगे तो कुछ पुराने टुकड़े भी ग्लास के आप है जो कि उसमें ऐड कर देंगे, जो कि फ्यूजिंग एजेंट के रूप में है जो कि यहाँ पे काम आता है। फ्यूजिंग एजेंट यानी कि आपका जो कांच का मटेरियल है उसे फ्यूज़ करने में, यानी कि एक मॉलिक्यूल ऑफ जो ग्लास है वो दूसरे मॉलिक्यूल से फ्यूज़ करने में हेल्प करता है, जिससे पर्टिकुलर वो कोई शेप है जो कि ले सके। फिर बात करते हैं कि द सिलिका, सोडा ऐश, लाइमस्टोन आर हीटेड अबाउट 1400 डिग्री टेम्परेचर एट ए फ्यूरेंस। यानी कि बेसिकली जो आपका मटेरियल है सारा का सारा, इसे आप 1400 डिग्री से ज़्यादा है जो कि हीट करते हैं। फ्यूरेंस एक भट्टी होती है इस तरीके की, उसके अंदर है जो कि इसको प्रॉपर वे में हीट किया जाता है। उसके बाद जिस तरीके जब आप इसे हीट करेंगे तब इसमें आप थोड़े से क्यूलेट भी ऐड कर देते हैं, जो कि बेसिकली ब्रोकन पीसेस हैं जो कि फ्यूजिंग एजेंट का काम करते हैं। और अगर आपको सॉफ्ट ग्लास बनाना है जो कि मोल्ड हो सके तब तो आप सोडियम कार्बोनेट ऐड करते हैं, और अगर आपको हार्ड ग्लास बनाना है देन यू हैव टू ऐड पोटेशियम कार्बोनेट। ठीक है, साथ ही साथ अपन देखते हैं कि जो ग्लासेस है उनका काफ़ी ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, बहुत ज़्यादा गर्म करने के बाद वो कोई ना कोई मोल्ड या शेप लेने के लिए कैपेबल होता है, और इट इज़ जस्ट ड्यू टू द सिलिका। ठीक है, सिलिका के कारण ही ऐसा होता है कि वो पर्टिकुलर हाई मेल्टिंग पॉइंट है जो कि रखता है। अब अगर प्रॉपर प्रोसेस बात की जाए कि ग्लास कैसे बनता है, तो ग्लास बनाने का तरीका बेसिकली पहले उसे ब्लो किया जाता है, देन ड्रॉ, देन प्रेस, और लास्ट में कास्ट करते हुए इस पर्टिकुलर है जो कि कोई ना कोई शेप या फिर मोल्ड किया जाता है, जिससे कि लास्ट में आपको एक फाइनल ग्लास है जो कि देखने को मिलता है। ठीक है, अब एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ग्लास एज अ पैकेजिंग मटेरियल क्यों यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले क्योंकि यह हाइजीनिक है, ये प्रेशर स्टैंड कर सकता है, तो इसे अपन आसानी से स्टाइल भी कर सकते हैं किसी भी हीट पे। साथ ही साथ इसमें रिएक्शन अपने को देखने को नहीं मिलती, आसानी से लेबल किया जा सकता है, ट्रांसपेरेंट है, आसानी से इसके अंदर कंटेंट को आर पार दिखाया जा सकता है,
डिफरेंट साइज एंड शेप में है जो कि अपने को ये अवेलेबल है। 10 ml में भी अवेलेबल है, 1 ml में भी अवेलेबल है, और अगर अपन चाहें तो उसे 10,000 लीटर में भी अवेलेबल करवा सकते हैं। दूसरा, इसमें हाइड्रोलैटिक प्रेशर है जो कि बहुत अच्छा हैंडल करने की कैपेसिटी, यानी कि कितना भी टेम्परेचर या फिर कितना भी प्रेशर हो आप आसानी से उसके अंदर कंटेंट को सेफ रख सकते हैं। इकोनॉमिकल है, बहुत चीप है, समय के साथ डिटोरिएट भी नहीं होता, और साथ ही साथ जो फूड ड्रग एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है उसके द्वारा भी ग्लास को पैकेजिंग मटेरियल का अप्रूवल है जो कि दिया हुआ है। और अगर आपका प्रोडक्ट है जो कि फोटो सेंसिटिव हो, यानी कि लाइट से ख़राब होता हो, तो जो ट्रांसपेरेंट ग्लास है उसके अंदर आप थोड़ा सा आयरन ऐड करते हुए उसे एम्बर कलर बना सकते हैं जो कि फोटोलाइटिक रिएक्शंस को होने से रोकता है, साथ ही साथ यूवी लाइट से भी आपके मटेरियल को प्रोटेक्ट करेगा। फिर बात करते हैं, क्योंकि ये रेजिस्टेंट है पूरा का पूरा, तो कोई भी मॉइस्चर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर नहीं जा सकती। इसलिए आपने देखा होगा कि जो भी अल्कोहलिक बीवरेजेस होते हैं मोस्टली है जो कि कांच के शीशों में आते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा डर किसका रहता है? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होने का। तो इसलिए इस तरीके के पर्टिकुलर मटेरियल हैं उसके लिए पैकेजिंग के लिए ग्लास इज़ द बेस्ट मटेरियल टू बी चूजन। फिर बात करते हैं अपन डिसएडवांटेजेस की, कि डिसएडवांटेज क्या है। तो सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है, इट इज़ वेरी हैवी इन नेचर। ऑब्वियस है, बहुत ज़्यादा भारी है होता है, इसलिए जब ट्रांसपोर्टेशन की बात की जाए तो ऑटोमेटिकली थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्ट वो कर सकता है। देन फ्रेजाइल, ये आसानी से टूट जाते हैं, और अगर वो टूट जाएंगे, ब्रोक हो जाएंगे, तो वापस है जो कि जॉइंट भी नहीं होंगे। और अगर आपको फोटो सेंसिटिविटी रिएक्शंस को प्रिवेंट करना है, यूवी रेस को बचाना है, तब इसमें आपको एम्बर कलर ग्लास ही चूज़ करना पड़ेगा, विच इज़ अगेन समथिंग कॉस्ट इफेक्टिव। लीचिंग प्रोसेस यहाँ पे अपने को देखने को मिल सकती है। अगर आप ग्लास को एज अ कंटेनर एज अ पैकेजिंग मटेरियल यूज़ करते हैं तो लीचिंग क्या होती है? बेसिकली जो आपका ग्लास है इसके अंदर से कुछ कंटेंट है जो कि आपके प्रोडक्ट में है जो कि ऐड होना लग जाता है। अगर प्रोडक्ट में ऐड हो जाएगा तो वो शायद हो सकता है टॉक्सिक हो, चाहे हो सकता है आपके प्रोडक्ट को डिटोरिएट कर दे, या फिर हो सकता है कोई ना कोई माइक्रोबियल कंटामिनेशन को है जो कि इलिवेट कर दे। तो इस तरीके की चीज़ें आपको जब आप ग्लास एज अ पैकेजिंग मटेरियल यूज़ कर रहे हैं तो देखने को मिल सकता है। फिर बात करते हैं कि भाई वेदरिंग, क्लाउडिंग और ब्लूमिंग भी आपको देखने को मिल सकती है। अब ये क्या है? तो आपने नोट किया होगा कि कुछ समय अगर आप कांच की बोतल को घर पे रखो तो उसके अंदर कुछ वाइटिंग देखने को मिलती है जो कि उसकी ट्रांसपेरेंटी के साथ हिंड्रेंस करती है, और तो ट्रांसपेरेंट नहीं दिखता, या फिर हल्का सा कंटेंट भी है जो कि टर्बिड दिखने लग जाता है। तो दिस इज नोन एज वेदरिंग या फिर क्लाउडिंग या फिर ब्लूमिंग। ये बेसिकली डिक्रीज इन क्लियरिटी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है ग्लास के साथ। तो अगर आप ग्लास को लंबे समय तक स्टोर करके रखते हो तो इस तरीके का डिसएडवांटेज आपको देखने को मिल सकता है। फिर बात करते हैं फ्लैकिंग की, क्योंकि अपन कांच बनाते हैं यूजिंग डिफरेंट मेटल्स, तो अगर काफ़ी समय तक उसके अंदर टॉक्सिक मटेरियल या फिर सीवियरिक एसिड या फिर बेसिक कंटेंट रखा हुआ है तो धीरे धीरे उसके कुछ पार्ट हैं जो कि आपके सिस्टम में जाके गिर सकते हैं, विच इज़ नोन एज फ्लैकिंग, जो कि एक तरीके से छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के रूप में अपने को आपके ग्लास के कंटेंट है जो कि उसमें गिरते हुए दिखते हैं। तो बेसिकली अगर इस तरीके के फाइन पार्टिकल आपके ग्लास के गिर रहे हैं तो दिस इज़ अगेन अ टॉक्सिक कंटेंट, क्योंकि आपका प्रोडक्ट है जो कि ख़राब हो रहा है। ये प्रॉब्लम भी अगर आप ग्लास एज अ पैकेजिंग मटेरियल यूज़ कर रहे हैं तो आपको देखने को मिल सकता है। फिर बात करते हैं भाई ग्लास कितने तरीके के होते हैं और किस किस तरीके से बनाए जाते हैं, और पर्टिकुलर ग्लास किस तरीके से काम आ सकता है। तो सबसे पहले अगर बात की जाए टाइप 1 ग्लास की, विच इज़ न्यूट्रल बोरोसिलिकेट ग्लास, अधिकांशत फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में है जो कि इसी को यूज़ किया जाता है। और अगर आप लैब्स की भी बात करें जहाँ पे आप प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं वहाँ पर अपने को बोरोसिलिकेट ग्लास ही है जो कि देखने को मिलता है। रीज़न क्या है? क्योंकि इसका जब कॉम्बिनेशन की बात की जाए सिलिका, बोरिक एसिड, स्मॉल अमाउंट ऑफ सोडियम ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड है जो कि ऐड किया जाता है। और इसमें खास बात यह है कि जो सोडियम ऑक्साइड है उसे बोरिक ऑक्साइड से, और जो लाइम है उसे एल्यूमिनियम से रिप्लेस कर दिया जाएगा, जो कि इसकी स्ट्रेंथ जो ज़्यादा है उसका रीज़न बनते हैं। एडवांटेज की बात की जाए तो इसमें हाई हाइड्रोलाइटिक रेजिस्टेंस है। इसका मतलब ये होता है कि कितना भी टेम्परेचर हो, कितनी भी ह्यूमिडिटी हो, ये उस सिस्टम के साथ स्टैंड कर सकता है। आपने नोट किया होगा जब पर्टिकुलर बोरोसिलिकेट टेस्ट ट्यूब्स को आप हीट करते हो तो उसके साथ कुछ भी नहीं होता, आपका कंटेंट आसानी से आप गर्म कर सकते हो, उबाल सकते हो, वो बस नहीं होती है। यानी कि इस तरीके के रेजिस्टेंस के लिए ही पर्टिकुलरली ये ग्लास मटेरियल है जो कि मॉडिफाई किया जाता है। केमिकली इनर्ट होती है, केमिकली कोई रिएक्शन नहीं करेगी। पर्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग एसिड, एल्कलाई या इस तरीके के जो सॉल्वेंट हैं उन्हीं को बोरोसिलिकेट कंटेनर्स में है जो कि रखा जाता है। साथ ही साथ लीचिंग भी है जो कि रिड्यूस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अपन थोड़ा सा जो बोरिक ऑक्साइड है जो इसके अंदर ऐड करते हैं। साथ ही साथ लोवेस्ट कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, यानी कि कितना भी हीट कर दो ये है जो कि हीट से कुछ भी इसको ख़राब नहीं होता, कोई डिटोरिएशन नहीं आती, या कोई लीचिंग की प्रोसेस अपने को देखने को यहाँ पे नहीं मिलती। यानी कि लोअर कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, यानी कि थर्मल कितना भी उसको दे दो इसमें लोअर चेंजेस देखने को मिलते हैं, ज़्यादा चेंजेस इसमें
नहीं होंगे। ठीक है, अब डिसएडवांटेजेस की बात करें, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रोसेस है, इतनी ज़्यादा इसमें एडवांटेजेस हैं, तो ऑब्वियसली सबसे बड़ा डिसएडवांटेज का क्या होगा कि इट इज़ एक्सपेंसिव इन नेचर, थोड़ा महंगा होता है एज़ कम्पेयर टू द अदर ग्लास मटेरियल। एप्लीकेशन की बात की जाए तो लेबोरेटरी ग्लास के रूप में यूज़ की जाती है। किचन के अंदर जो भी ग्लासवेयर्स हैं उसके लिए अपन यूज़ कर रहे हैं। साथ ही साथ जो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस हैं, स्पेशली एम्प्यूल है, वायल्स हैं, उसके अंदर ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट पेरेंटल मटेरियल ऐड किया जा रहा है जो सीधा का सीधा सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में जा रहा है। तो वहाँ पे अगर आप ऐसा ग्लास मटेरियल यूज़ कर रहे हैं जो कि लीक हो सकता है, फ्लेक्स क्रिएट कर सकता है, तो वो ख़राब है। इसलिए यहाँ पे अपन बोरोसिलिकेट ग्लास ही यूज़ करते हैं। साथ ही जो एसिडिक या फिर एल्कलाई हैं उनको भी अपन बोरोसिलिकेट ग्लास में ही स्टोर करके रखते हैं। आगे चलते हैं, टाइप 2 की बात करते हैं। टाइप 2 की बात कर रहे हैं तो जो टाइप 2 है वो है सोडा लाइम ट्रीटेड ग्लास, यानी कि बेसिकली इसके अंदर सोडा लाइम को ट्रीट किया गया है। रीज़न क्या है इसको ट्रीट करने का, ताकि जो भी आपके एक्स्ट्रा एल्कलाई मटेरियल हैं वो उसमें से रिमूव हो जाए। लीचिंग जो सबसे बड़ी दिक्कत है ग्लास की, उसमें ये होता है कि जो आपके ग्लास के अंदर ड्यूरिंग द प्रोसेस एल्कलाई है जो कि ज़्यादा आ जाता है, और एल्कलाई जब अगर इसके अंदर लिक्विड सॉल्वेंट ऐड होगा या लिक्विड प्रोडक्ट ऐड होगा तो वो धीरे धीरे लीच भी करेगा, यानी कि एल्कलाई आपके ग्लास से उस सिस्टम में आएगी और उसकी पीएच को चेंज कर देगी। तब वहाँ पर इस तरीके के केमिकल के लिए आप है जो कि डी एल्कलाइज्ड या फिर ट्रीटेड सरफेस एल्कलाई ग्लास का इस्तेमाल करते हैं, जो कि बेसिकली एक सल्फर ट्रीटमेंट होता है जो कि वेदरिंग जो एक पर्टिकुलर दिक्कत है उसे ट्रीट करता है। यानी कि वेदरिंग में बेसिकली जो टर्बिडिटी आ जाती है ड्यू टू द लीकिंग ऑफ एल्कलाई इन योर कंटेंट, वो अब आपको देखने को नहीं मिलेगी अगर आपने ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास को चूज़ किया है। तो एडवांटेजेस की बात की जाए, क्योंकि वो इतना हार्ड या हाइड्रोलिक रेजिस्टेंस नहीं है तो ये थोड़ा चीपर होता है एज कम्पेयर टू द टाइप 1, बट इट हैव अ हाई हाइड्रोलाइटिक रेजिस्टेंस ऑल्सो, यानी कि ये भी उतनी ही ह्यूमिडिटी और उतनी ही टेम्परेचर को बियर कर सकता है, बट नॉट लाइक टाइप 1। आगे चलते हैं, डिसएडवांटेजेस की बात की जाए, जैसे मैंने आपको कहा कि पर्टिकुलर रेजिस्टेंस ये अच्छी रखता है, बट टाइप 1 के जितनी इसकी केमिकल या फिर हाइड्रोलाइटिक रेजिस्टेंस नहीं रहती है। ठीक है, आगे बात करते हैं एप्लीकेशंस की, भाई ये क्या काम आता है। तो सीवियर या स्ट्रॉन्ग एसिड को तो वो स्टोर नहीं कर सकता है, बट जो बफर सॉल्यूशन है, एक्वा सॉल्यूशंस हैं, उनको अपन जो कि pH 7 से कम है या फिर ड्राई पाउडर है उनको स्टोर करने के लिए काम आता है। जैसे मैंने आपको कहा एल्कलाई ब्लीच नहीं हो रहा, तो वहाँ पे इस तरीके के सिस्टम को स्टोर करने के लिए अपन इस ग्लास का इस्तेमाल कर सकते हैं। बट पेरेंटल प्रोडक्ट्स की अगर बात की जाए, स्पेशली एसिडिक पेरेंटल प्रोडक्ट्स की, तो वहाँ पर अपन इसे यूज़ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये एल्कलाई कंटेंट है, तो हो सकता है कुछ ना कुछ अमाउंट आपके सिस्टम में ऐड हो जाए। साथ ही साथ जो ड्रॉपर बोटल्स हैं, पर्टिकुलर आई प्रोडक्ट हैं, ऑप्थेल्मिक है या फिर ईयर हैं या फिर नेजल कैविटी वाले हैं, ड्रॉपर टाइप, वहाँ पर इस तरीके के ग्लास का इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर बात करते हैं टाइप 3 रेगुलर सोडा लाइम ग्लास। ये सबसे ज़्यादा चीप इन नेचर होते हैं, क्योंकि जो रेगुलर हैं वो ग्लास होते हैं, इनमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं किया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली दे आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम सिलिका, सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसमें कोई भी आप इस तरीके का कोई एजेंट ऐड नहीं कर रहे हैं जो कि उसकी वेदरिंग को प्रिवेंट कर रहा है या फिर इसमें हाई हाइड्रोलाइटिक रेजिस्टेंस ऐड कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली चीप हो गए और रेगुलर बेसिस पे इन्हीं को यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि एडवांटेज क्या हो गया, इट इज चीपेस्ट क्वालिटी एंड हैव एवरेज रेजिस्टेंस। डिसएडवांटेज की बात की जाए तो जो क्योंकि इसके अंदर कोई ट्रीटमेंट नहीं किया गया है तो इसके अंदर लीचिंग प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो जो एल्कलाई प्रोडक्ट हैं या फिर जो सीवियर एसिडिक प्रोडक्ट हैं उनके लिए अपन इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। कहाँ पे यूज़ किया जा सकता है? जो सॉलिड डोजेस फॉर्म है, यानी कि जहाँ पे लिक्विड नहीं है, और साथ ही साथ जो ऑयली कंटेंट है यानी कि जहाँ पे एक्वस नहीं है, उस तरीके के कंटेंट को यूज़ करने के लिए आप इस तरीके के ग्लास मटेरियल का यूज़ कर सकते हैं जो कि नॉन ट्रीटेड है। आगे चलते हैं टाइप न्यूट्रल पेरेंटल जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास। बेसिकली ये जो जनरल पर्पस है ये ओरल या फिर टॉपिकल प्रिपरेशंस के लिए यूज़ किया जाता है। आपने देखा होगा काफ़ी सारे कॉस्मेटिक्स हैं जो कि कांच के जार में आते हैं, तो वहाँ पे इस तरीके के टॉपिकल प्रिपरेशन के लिए आप जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक रेजिस्टेंस थोड़ी कम होती है और अपने को यहाँ पे एक्सेस चाहिए भी नहीं। क्यों? क्योंकि वी कैन ओपन इट इन रेगुलरली बेसिस, राइट, कि जो भी आप पर्टिकुलर क्रीम लगा रहे हैं जो कि कांच के जार में आ रही है उसे आप बार बार ओपन कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको सच्चे जैसे प्रेशर की रिक्वायरमेंट नहीं है। साथ ही साथ सॉलिड प्रोडक्ट के लिए है जो कि बहुत सही है, बट पेरेंटल के लिए इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता। ऑब्वियसली इसके अंदर कोई प्रोसेस नहीं कर रखी है, तो लीचिंग वेदरिंग ये सब कुछ इसमें देखने को मिल सकती हैं। फिर बात करते हैं ग्लास या फिर कलर्ड ग्लास की, क्योंकि ग्लास का ये डिसएडवांटेज अपन ने पढ़ा था कि जो फोटो सेंसिटिव प्रोडक्ट हैं उसके लिए ख़राब है, यानी कि जो लाइट से ख़राब हो जाते हैं ड्यू टू द यूवी रेज।
तो वहाँ पर अपने को थोड़ा सा है जो कि आयरन, मैग्नीशियम, निकल, सल्फर या फिर कार्बन का ट्रीटमेंट करते हुए इसको एम्बर ग्लास बनाना पड़ता है, जिससे कि है जो कि फोटो सेंसिटिव प्रोडक्ट है वो बच जाता है, यूवी रेज के उसके ऊपर कोई भी असर नहीं होता है। बट इस तरीके के प्रोडक्ट्स को बचाने के लिए जो यूएसपी है यानी कि यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया है, उन्होंने कुछ स्पेसिफिकेशन दे रखी है कि आपने अगर एम्बर कलर कंटेंट उसमें ऐड किया है तो कितना % आपने ये कंटेंट को ऐड किया है। और जब आप उसे इवेल्यूएट करो तो आपको ये ध्यान रखना है कि कम से कम वो 2900 to 4500 एंगस्ट्रॉन्ग ऑफ लाइट को है जो कि प्रोटेक्ट कर अगेंस्ट उसके प्रोटेक्शन दे सके। यानी कि अगर आप इतना लाइट उसके ऊपर ऐड कर रहे हो तो आपके प्रोडक्ट में कोई भी खराबी नहीं आनी चाहिए। ये पर्टिकुलर अगर स्पेसिफिकेशन ये पास करता है तब आपका जो कलर्ड ग्लास है वो सक्सेसफुल है उस चीज़ के लिए यूज़ किया जाने के लिए जिसके लिए आप उसे यूज़ कर रहे हैं। आगे चलते हैं अपन क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट। अच्छा सॉरी, एक चीज़ और यहाँ पर है कि अगर आप केवल एम्बर कलर नहीं यूज़ करें और आप देखते हैं काफ़ी सारे कलरफुल आपको कांच के ग्लासेस भी देखने को मिलते हैं, बेसिकली कॉस्मेटिक्स में है या फिर कभी कभी एस्थेटिक के रूप में, कहीं पर डेकोरेटिव के रूप में यूज़ किए जाते हैं। तो कौन कौन से कलर के लिए क्या क्या एजेंट उसके अंदर ऐड किए जाते हैं वो भी यहाँ पे बता रखे हैं कि जैसे येलो की बात की जाए तो कैडमियम एंड सल्फर यूज़ किया जाता है, ब्लू के लिए कोबाल्ट ऑक्साइड या फिर कॉपर क्यूप्रिक ऑक्साइड यूज़ किया जाता है, ग्रीन के लिए आयरन ऑक्साइड या फिर मैग्नीज डाइऑक्साइड या फिर क्रोमियम डाइऑक्साइड को यूज़ किया जाता है जब पर्टिकुलर आपको वो कलर देना हो। ये आपको मोस्टली एमसीक्यूज के अंदर है जो कि देखने को मिल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, मेरे हिसाब से ये सफिशिएंट है और मेन एग्जाम के अंदर आपको ग्लास के टाइप ज़रूर देखने को मिलेंगे ही। अगर 5 नंबर में पूछता है तो क्वालिटी कंट्रोल साथ में पूछ लेगा, अगर 3 नंबर में पूछता है तो सिर्फ और सिर्फ आपको टाइप ऑफ ग्लास पूछ के और विथ एप्लीकेशन पूछ के छोड़ देगा। बट फॉर श्योर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल की बात की जाए तो किस तरीके से अपन इवैल्यूएट करेंगे अपन ने जो क्लास बनाया है वो सही है या नहीं। तो यहाँ पे 2 तरीके के इवैल्यूएशंस हैं जो कि अपन को देखने को मिलते हैं। एक तो मिलता है पाउडर ग्लास टेस्ट और दूसरा मिलता है हाइड्रोलाइटिक रेजिस्टेंस। पाउडर में बेसिकली क्या किया जाता है कि जो भी एल्कलाई लीच हो रहा है आपके ग्लास से वो एस्टिमेट करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। और तरीका क्या है, जो भी आपका पर्टिकुलर मटेरियल है, ग्लास मटेरियल, उससे आप पहले तो क्रश करते हैं, क्रश करने के बाद आप उसे पाउडर बना लेंगे और पाउडर बनाने के बाद बेसिकली जो एमपीयू या फिर वायल है उन पर परफॉर्म होता है। और पाउडर बनाने के बाद आप इसे ऑटोक्लेव करते हैं 121 डिग्री सेंटीग्रेड पे फॉर 30 मिनट्स। 30 मिनट करने के बाद आप उसे है जो कि पूरा का पूरा स्ट्रेन कर लोगे लिक्विड को। ठीक है, छानने के बाद आप उसे टाइट्रेट करेंगे यूजिंग H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, वो भी 0.02 नॉर्मल सॉल्यूशन बनाकर। और इंडिकेटर आप लेंगे मिथाइल रेड। और अगर 1 ml से ज़्यादा कंज्यूम नहीं हो रहा है मतलब कि आपका जो मटेरियल है वो एकदम सही है। और 1 ml से ज़्यादा अगर वो H2SO4 कंक्लूड कर रहा है न्यूट्रल होने के लिए यानी कि उसके अंदर एल्कलाइड की मात्रा है जो कि थोड़ी ज़्यादा है। ठीक है, सेम एज अगर बात की जाए हाइड्रोलाइटिक रेजिस्टेंस का भी एक टेस्ट किया जाता है उसकी पर्टिकुलर स्ट्रेंथ चेक करने के लिए। तो इसमें पूरा का पूरा कंटेनर ही है जो कि अपन इसमें यूज़ करते हैं। बेसिकली इनिशियली तो है ना इन्फ्यूज़न वाटर, लेबोरेटरी ग्लासवेयर, एम्प्यूल्स, कंटेनर्स फॉर पेरेंटल्स के लिए इस टेस्ट को किया जाता है। और उसमें भी शुरुआत में जो पूरा का पूरा कंटेनर रख के टेम्परेचर 100 डिग्री रखा जाता है 10 मिनट के लिए। फिर टेम्परेचर को धीरे धीरे बढ़ाते हैं और बढ़ाकर 121 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए 60 मिनट तक है जो कि मेंटेन कर देंगे। मेंटेन करने के बाद अगैन वो कंटेनर आप लेते हैं, उसको फिल्टर आउट करते हैं। फिल्टर आउट करने के बाद आप उसकी टाइट्रेशन करते हैं यूजिंग HCl 0.01 मोलर सॉल्यूशन यूजिंग अ मिथाइल रेड इंडिकेटर। अगैन अगर 0.01 HCl से ज़्यादा कंज्यूम नहीं हो तो टाइप 1 के लिए ये प्रिफरेबल है, 0.2 ml टाइप 2 के लिए प्रिफरेबल है और 2.2 ml है टाइप 3 के लिए प्रिफरेबल है। यानी कि बेसिकली 500 कैपेसिटी में इस तरीके के सॉल्यूशंस है जो कि अगर इस तरीके के रिजल्ट दें यानी कि आपका जो भी ग्लास मटेरियल आपने बनाया है वो सही है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। एक बार झट से वापस रिवीजन कर देते हैं कि आज अपन ने क्या क्या पढ़ा। तो मैंने सबसे पहले आपको बताया कि जो ग्लास है वो क्या होता है। तो ग्लास के बारे में मैंने आपको कहा था कि वाइडली यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ ग्लास है जो कि बेसिकली सिलिका है जो कि सोडा ऐश, थोड़े पार्टिकल्स ऑफ ग्लास, लाइमस्टोन, एल्यूमिनियम, बोरॉन, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड जिंक से बनता है। सिलिका डालने का रीज़न ये होता है ताकि उसके अंदर मेल्टिंग पॉइंट है जो कि हायर हो जाए और उसमें मोल्डिंग है जो कि थोड़ी मुश्किल से हो। साथ ही साथ बनाने के लिए बात की जाए तो अगर आप सोडियम कार्बोनेट डाल रहे हैं तो सॉफ्ट ग्लास बनेगा, पोटेशियम कार्बोनेट डाल रहे हो तो हार्ड ग्लास बनेगा। मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है उसका रीज़न है सिलिका। एडवांटेजेस की बात की जाए तो ये ट्रांसपेरेंट होता है, बहुत सारे शेप्स में मिलता है, टेम्परेचर और प्रेशर को बियर कर सकता है, डिटोरेट नहीं होता है, साथ ही साथ FDA से भी अप्रूव्ड है। डिसएडवांटेज में मेन 2 ये डिसएडवांटेज हैं, एक हैवी होता है और दूसरा फ्रेजाइल होता है। उसके अलावा अगर बात की जाए तो लीचिंग है, फ्लेकिंग है, वेदरिंग है, दे आर ऑल्सो द डिसएडवांटेजेस। टाइप की बात की जाए 5 तरीके के देखने को मिलते हैं। टाइप 1 की अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा ये यूज़ किया जाता है इन द
लेबोरेटरीज इन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट एंड फॉर एसिडिक एंड एल्कलाई प्रोडक्ट ऑल्सो। ट्रीटेड की बात की जाए तो पर्टिकुलरली जहाँ पे एल्कलाई प्रोडक्ट अपन उसमें ऐड कर रहे हैं लाइक बफर सॉल्यूशन, वहाँ पे इस तरीके के ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास को अपन यूज़ करते हैं। नॉर्मल की अगर बात की जाए, नॉर्मल या फिर रेगुलर सोडा लाइम ग्लास ये सबसे ज़्यादा चीप होते हैं और रेगुलर वे में अपन इसको इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर पाउडर या फिर ऑयली इंजेक्शन। जनरल पर्पज़ की बात की जाए तो ये भी सॉलिड प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ किया जाता है, बट पेरेंटल के लिए अपन इसे यूज़ नहीं करते। कलर ग्लास तभी यूज़ किए जाएंगे जब या तो आपको पर्टिकुलर कोई एस्थेटिक प्रॉपर्टी देनी, यानी कि स्पेसिफिक कलरफुल आपको ग्लासेस को बनाना है, या फिर लाइट से आपके प्रोडक्ट को है जो कि प्रोटेक्ट करना है। बट यूएसपी की जो स्पेसिफिकेशन है उसके है जो कि वो खरा उतरना चाहिए। दो तरीके की एवोल्यूशंस है, फॉर पाउडर ग्लास एंड फॉर द हाइड्रोलाइटिक रेजिस्टेंस टेस्ट। यहाँ तक अपन ने आज पढ़ लिया। आई होप आपको सब समझ आया होगा। और भी अगर ज़्यादा आपको कुछ डिटेल जाननी है या कुछ समझना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।